हेलो दोस्तों। तो आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो है विज़न आईएएस की समसामयिकी अगस्त 2020, जिसमें कि आज जो हम डिस्कस करेंगे वो पॉलिटी को डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो पॉलिटी में क्या है, 5 टॉपिक हैं। सबसे पहले आर्टिकल 370, इसको 1 साल पूरा हो गया तो इसके बारे में देखेंगे हम क्या क्या अभी तक एडवांटेज हमने अचीव करी, क्या क्या पैकेज जो है सरकार ने दिया। न्यायालय की अवमानना, जो प्रशांत भूषण ने सीजीआई के ऊपर कुछ कमेंट करे हैं, कुछ सुप्रीम कोर्ट के, उसके बारे में देखेंगे कि क्या क्या कमेंट करे हैं। और अवमानना को डिफ़ाइन किया गया, कैसे कैसे डिफ़ाइन किया गया, क्योंकि ये संविधान में नहीं था। तो इसे जो है डिफ़ाइन करने के लिए अलग अलग केसेस से डेफिनेशन हमने अचीव करी है। ठीक है। उसके बाद जो ओबीसी का उपवर्गीकरण हुआ है उसके बारे में देखेंगे कि जो ओबीसी के ऊपर सब कैटेगराइजेशन है उसमें किन 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 को कितना कितना लाभ पहुंचा है। ठीक है। उसके बारे में जो अरुणाचल प्रदेश है वो कह रहा है कि हमें पूरी स्टेट को जो है 6th इसमें अनुसूची में 6th शेड्यूल में डाला जाए। तो 6th शेड्यूल के हम देखेंगे कि क्या क्या लाभ है कि उसमें अरुणाचल प्रदेश आना चाहता है या जो हैं उनको क्या अभी तक लाभ मिला है। ठीक है। उसके बाद एनआरए जो है जो सरकार है उसका काफ़ी पैसा खर्च होता है अलग अलग एग्ज़ाम कंडक्ट कराने में, जैसे एसएससी, आईबीपीएस और रेलवे। तो सरकार ने क्या किया, इन तीनों को मिला के एक एग्ज़ाम बना दिया गया, सीईटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, जो कि साल में 2 बार हुआ करेगा। ठीक है। तो उसके लिए सरकार को अलग अलग स्कूल कॉलेज जो खरीद के सरकार बच्चे जाते थे तो सरकार को अलग अलग पे करना पड़ता था सभी स्कूल कॉलेजेस को। तो अब क्या करेगी, वो साल में 2 बार कराएगी, उससे सरकार का काफ़ी सारा पैसा और समय जो है बच जाएगा। ठीक है। तो इसके बारे में सबसे पहले हम देखते हैं पॉलिटी। तो सबसे पहले पॉलिटी में क्या देखेंगे, जो आर्टिकल 370 को 1 साल पूरा हुआ है। उत्साधन उत्साधन मतलब होता है फिनिश होना, ख़त्म हुए, 1 साल पूरा हो गया। तो हमने अभी तक क्या क्या अचीव किया उसके बारे में देखेंगे। जम्मू कश्मीर के प्रशासनिक पुनर्गठन को 1 वर्ष कंप्लीट हो गया है। ठीक है। तो उस सुप्रीम कोर्ट ने में अनुच्छेद 370 के निरसन निरसन से संबंधित याचिकाएं, कुछ याचिकाएं डाली गई हैं कि इसके अपोजिट में कि इसे क्यों हटाया गया। तो सुप्रीम कोर्ट ने हालांकि कोई महत्वपूर्ण सुनवाई अभी तक दी नहीं है। ठीक है। कोई महत्वपूर्ण सुनवाई अभी तक नहीं दी है, पर जितनी भी याचिकाएं मैक्सिमम जो है अभी तक लंबित ही पड़ी हुई हैं। ठीक है। ऊपर से उन्होंने डाली भी याचिका लॉकडाउन के विरुद्ध। अब लॉकडाउन तो पूरे देश में लगा था तो उसके विरुद्ध तो वैसे भी सुप्रीम कोर्ट कुछ कहेगा नहीं। उसके अलावा 4G सेवाओं की पुनर्स्थापना के लिए याचिका है। 4G सेवाओं को जो है इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ महत्वपूर्ण वो दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने इंटरनेट तक पहुंच को मूल अधिकार घोषित किया है। ठीक है। तो इसे मूल अधिकार घोषित कर दिया और सरकार को ऐसे प्रतिबंधों की समीक्षा करने के लिए कहा है। ठीक है। 4G सेवाओं की पुनर्स्थापना पर विचार करने का निर्देश दिया है। ठीक है। हालांकि अभी तक 26 नवंबर तक वहाँ पे अभी बंद ही है 4G सेवाएं। अभी तक मतलब 2G चल रहा है वहाँ पे। ठीक है। 26 नवंबर के बाद अब इलेक्शन भी आने वाले हैं। तो अगर इलेक्शन के टाइम पे उन्होंने 4G सेवाएं दे दी तो वहाँ के जो मैक्सिमम जो हेट स्पीच जो देते हैं पॉलिटिकल लीडर, राजनीति के बड़े बड़े, उनके लिए काफ़ी इजी हो जाएगा लोगों के बीच में अपने पॉइंट ऑफ व्यू को रखना। ठीक है। तो अभी देखते हैं 26 नवंबर तक तो बैन है, उसके बाद भी मुझे लगता नहीं है कि इलेक्शन से पहले जो है उसे खोला जाएगा। ठीक है। तो इसके लिए अब इसकी पृष्ठभूमि देख लेते हैं कि क्या कब 370 को लाया गया, कब इसे लागू किया गया। ठीक है। 1948 में क्या हुआ था, भारत सरकार और कश्मीर के शासक जो कि हरि सिंह थे, ठीक है, इनके बीच में एक विलय संधि पर हस्ताक्षर हुआ था। ठीक है। इनके भारत सरकार और कश्मीर के शासक विलय संधि में विलय संधि पर हस्ताक्षर हुआ था। विलय संधि में क्या था, पाकिस्तान के आक्रमण के विरुद्ध कश्मीर को सुरक्षा प्रदान करना भारत सरकार ने जो है मंजूर किया था। तो इसके साथ ही संविधान के भाग 21 में अनुच्छेद 370 को अंतर्विष्ट किया गया, मतलब इसे जोड़ा गया, जो कि क्या था, विशेष प्रावधान था जिसकी वजह से जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा मिला और अस्थाई था, मतलब हटा सकते थे इसे। ठीक है। और संक्रमणकालीन था, संक्रमण का काल, युद्ध का काल था, तो उस टाइम पे इसे अपनाया गया। ठीक है। इसके अंतर्गत क्या था, केंद्र को जो दिए गए, जो मामले दिए गए, रक्षा डिफेंस कर सकते थे, विदेशी मामले जितने भी थे, वित्त थे, केंद्र सरकार, सबको पता ही है कि सेंट्रल स्टेट को पैसा देती है, तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। संचार, उस समय में संचार को इतना कोई इम्पोर्टेंस था नहीं, तो संचार भी दे दिया भाई, केंद्र सरकार को ले लो भाई, ये भी ले लो, वो भी ले लो। ठीक है। पर राज्य सरकार ने जो महत्वपूर्ण वो थे, जितने भी कानून, महत्वपूर्ण कानून थे, उस पर राज्य सरकार की सहमति आवश्यक होती थी। मतलब इनको छोड़कर जितने भी मामले थे उसमें राज्य सरकार की सहमति क्या थी, आवश्यक थी। साथ ही राज्य के निवासी अन्य भारतीय नागरिकों की
नागरिकों की तुलना में नागरिकता उनकी क्या थी, नागरिकता दोहरी नागरिकता थी। संपत्ति के स्वामित्व, मतलब वहाँ के लोग जो थे, मान लीजिए अगर वहाँ किसी लड़की की शादी बाहर के किसी लड़के से होती थी तो वो भी वहाँ की संपत्ति से अलग हो जाती थी और बाहर का कोई वहाँ पे भी नहीं खरीद सकता था, वो था। ठीक है। पृथक दंड संहिता, जो उनकी दंड संहिता थी वो भी अलग थी। जो जैसे संसद के कानून है या सुप्रीम कोर्ट के कानून है वो भी वहाँ पे लागू नहीं होते थे, उसके लिए भी पहले जो हमें राज्य सरकार से मंजूरी लेनी होती थी। ये था ना पिछले पॉइंट में, राज्य सरकार की सहमति आवश्यक होती थी। मूल अधिकारों से संबंधित कानून, ये भी क्या थे, एक पृथक समूह के अधीन शासित होते थे। ठीक है। उसके बाद ये 370 था। अब इसी के अंतर्गत 35 से भी था, जो कि जब 370 फिनिश हुआ तो ये स्वतः फिनिश हो गया। इसमें क्या था, जो वहाँ के विधानसभा को, जम्मू कश्मीर की विधानसभा के राज्य में के स्थायी निवासी, इनके स्थायी निवासी, उनके विशेषाधिकार और अन्य अधिकारों को इनको पारिभाषित किया गया था। ठीक है। जो वहाँ के निवासी थे उनके जो विशेष अधिकार थे उनको पारिभाषित किया गया था। ठीक है। अभी के लिए जो है इसके जो आपने लास्ट ईयर पढ़ा होगा ये वो दे रखा है। ठीक है। हमें जो है इसके आगे एक साल में क्या डेवलपमेंट हुआ है वो हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अगर एग्ज़ाम में आएंगे तो वो ज़्यादा फोकस किए जाएंगे। ठीक है। तो आगे जो है इसके प्रभावी, अच्छा ये अगस्त 2019 में भारत के राष्ट्रपति द्वारा संविधान आदेश, जो जम्मू कश्मीर में लागू हुआ, संविधान आदेश 2019 प्रख्यापित किया गया, जिसमें यह उपबंध किया गया कि भारतीय संविधान के प्रावधान जम्मू कश्मीर में लागू होंगे। ठीक है। इसका प्रभावी अर्थ यह था कि जम्मू कश्मीर के लिए पृथक संविधान का आधार निर्मित करने वाली सभी प्रावधान समाप्त हो जाएंगे। ठीक है। जो पृथक संविधान था उनका, वो उसको जो लागू करने, आधार निर्मित करने वाले जितने भी प्रावधान होंगे वो समाप्त हो जाएंगे। और इसके साथ ही अनुच्छेद 35 से अपने आप ही समाप्त हो गया। ठीक है। 370 समाप्त हुआ तो 35 से स्वतः ही समाप्त हो गया। साथ ही संसद द्वारा जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, संसद ने क्या पास किया, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 पास किया गया, जिसके माध्यम से जम्मू कश्मीर को 2 संघ शासित प्रदेश, ठीक है, कौन से थे, एक तो जम्मू कश्मीर और सेकंड क्या था, लद्दाख। ठीक है। लद्दाख। और जिसमें कि क्या था, जम्मू कश्मीर में क्या था, विधानसभा थी। ठीक है। विधानसभा, और जो है उसमें लद्दाख में क्या है, विधानसभा नहीं है, विधानसभा रही थी, है ना, यहाँ पे दे रखा है विधानसभा के साथ जम्मू कश्मीर, विधानसभा के साथ जम्मू कश्मीर, और विधानसभा रही लद्दाख। और जो है टोटल पहले क्या थी, 24 डिस्ट्रिक्ट थी। ठीक है। उसमें से 22 डिस्ट्रिक्ट जम्मू कश्मीर में चली गई और लद्दाख में 2 डिस्ट्रिक्ट रहेगी। ठीक है। तो अनुच्छेद 370 के निरसन के बाद के हुए विकास क्रम का विश्लेषण, इसके बारे में क्या क्या विकास हुए वो देखेंगे। ठीक है। विकास क्रम और उसका विश्लेषण। सबसे पहले क्या हुआ, केंद्र सरकार ने क्या दिए, 80,000 करोड़ रुपए दिए यहाँ के विकास के लिए, जम्मू कश्मीर के विकास के लिए। वर्तमान में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय कश्मीर क्षेत्र में परियोजनाओं की एक श्रृंखला को पूर्ण करने में संलग्न है, जिसमें जम्मू कश्मीर, श्रीनगर जम्मू लखनपुर राजमार्ग, श्रीनगर जम्मू लखनपुर जब आप नीचे से ये साउथ की साइड से जब ऊपर आ जाओगे, कहीं से भी, पंजाब दिल्ली कहीं से भी, तो आपको सबसे पहले लखनपुर ही मिलेगा। ठीक है। उसके बाद आप इसमें जम्मू कश्मीर में एंट्री करोगे तो ये राजमार्ग बनाया गया। उसके बाद काजीगुड़ बनिहाल सुरंग है, श्रीनगर रिंग रोड है। ठीक है। इसके ऊपर जो है केंद्र सरकार ने पैसा दिया 80,000 करोड़ रुपए ये बनाने के लिए। ठीक है। और इस क्षेत्र के विकास से निवेश संवर्धन, इसमें क्या होता है, संवर्धन का मतलब करना। ठीक है। संवर्धन का मतलब होता है किसी भी चीज़ में वृद्धि करना, निवेश में वृद्धि हुई है। ठीक है। यहाँ के इस क्षेत्र के निवेश में वृद्धि होगी, औद्योगिक विकास को बढ़ावा मिलेगा, रोजगार के अवसर सृजित होंगे। जब इतना सारा जो है काम आ रहा है, कंस्ट्रक्शन का काम आ रहा है, तो इसमें रोजगार जो है सृजित होगा, आतंकवाद कम होगा। ठीक है। ये देखा भी गया कि आतंकवाद की घटनाएं काफ़ी कम हो गई है, इनकी अर्थव्यवस्था सुदृढ़ करने से संभावना में बढ़ोतरी होगी। अब देखो रोजगार बढ़ेगा तो वहाँ के जो बेरोजगार लोग होंगे वो जो आतंकवाद की डायरेक्शन में जा रहे हैं उसमें से कुछ परसेंट वैसे ही कम हो जाएंगे, तो उसकी वजह से आतंकवाद भी कम होगा। गृह मंत्रालय, जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के आंकड़ों के अनुसार जम्मू कश्मीर में निवेश के लिए 13,600 करोड़ रुपए के मूल्य के 168 समझौते ज्ञापन पर पहले ही हस्ताक्षर किए जा सके। MOU होता है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरटेकिंग।
ठीक है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, सॉरी, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग होता है इसका मतलब। ठीक है, तो इस पे पहले से ही जो है इतने रुपए खर्च हो चुके हैं 168 समझौतों पर। गृह मंत्रालय की एक रिपोर्ट के अनुसार अनुच्छेद 370 के निरसन के उपरांत घाटी में आतंकवाद से संबंधित गतिविधियों में लगभग 36% की कमी आई है, 36%, काफ़ी बड़ा अमाउंट है। ठीक है, तो 36% तक की कमी आई है। साथ ही आतंकवादी संगठनों में स्थानीय युवाओं की संलिप्तता में 40% कमी आई है। अगर रोजगार हाई होगा तो अपने आप ही इनकी जो है कंडीशन उसमें कमी आएगी। ठीक है, विधायी परिवर्तन जो लॉ है उसमें क्या परिवर्तन हुआ, पूर्ववर्ती जम्मू कश्मीर राज्य के 354 राज्य कानूनों में से 164 को तो निरस्त कर दिया गया, 138 कानूनों को संशोधन किया गया और 170 केंद्रीय कानून लागू किए गए। ठीक है, भारत सरकार द्वारा पारित किए गए महत्वपूर्ण विधेयक अब जम्मू कश्मीर में लागू होंगे। शासन में पारदर्शिता और जवाबदेही से संबंधित कानून, शासन में पारदर्शिता और जवाबदेही से संबंधित कानून जैसे सूचना का अधिकार, ये आरटीआई एक्ट था ना, ये भी लागू हो गया। वहाँ पे किसी भी आप जो है डिपार्टमेंट में जाके उसके लिए आरटीआई डाल सकते हैं कि उस पर कितना खर्च हो रहा है, या उसके लिए चेकिंग के लिए। व्हील्स ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट, ये क्या होता है, मतलब जो करप्शन होता है या मिसयूज़ ऑफ पावर बाय पब्लिक सर्वेंट, कोई भी पब्लिक सर्वेंट अगर मिसयूज़ कर रहा है अपनी पावर का या करप्शन हो रहा है तो उसके लिए भी आप जो है इस आप डायरेक्ट उसमें जम्मू कश्मीर में भी अप्लाई होगा। ठीक है, वंचित वर्गों के संरक्षण हेतु जैसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण कानून अधिनियम 1954 में जो लागू हुआ था, राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग 1993, अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी अधिनियम 2007, ये सब भी वहाँ पे लागू हो जाएंगे। शैक्षिक अधिकार प्रदान करने वाले कानून जैसे बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, अनिवार्य शिक्षा का अधिनियम 2009। ठीक है, तो ये सब भी वहाँ पे जो है लागू होंगे। सरकार ने इस क्षेत्र में अनेक केंद्रीय योजनाएं भी प्रारंभ की हैं। कुछ जो केंद्रीय योजना थी जैसे कि पीएम किसान योजना। ठीक है, जम्मू कश्मीर में रहने वाले नागरिक अब आयुष्मान भारत योजना, अटल पेंशन योजना, पीएम किसान योजना, प्रधानमंत्री धन योजना, स्टैंड अप इंडिया वो था ना, जो उड़ान, सॉरी, जिसमें जो है एससी एसटी को और महिलाओं को जो उद्यम के लिए पैसा मिल रहा था 10 लाख से 1 करोड़ तक, तो ये स्टैंड अप इंडिया वो वाला वो है कि स्कीम है। ठीक है, जैसे केंद्रीय योजनाओं का लाभ उठा सकते हैं। राष्ट्रीय केसर मिशन के अंतर्गत जम्मू कश्मीर में केसर की खेती, मतलब जम्मू कश्मीर में सबसे ज़्यादा जो है टॉप क्वालिटी की केसर जो है वहाँ पे मिलती है। ठीक है, पेम्पोर सिटी है शायद उसका नाम, देख लेना एक बार, पेम्पोर सिटी। ये छोटी छोटी बारीकियाँ हैं जब आप एग्ज़ाम में देने जाओगे तो जैसे कि आप पढ़ रहे हो इसको, विज़न आई इसके ये जो दिया हुआ है करंट अफेयर का, तो इसमें जो भी चीज़ आपके दिमाग में स्ट्राइक करती है ना उसे एक अलग से कॉपी बना के उसमें लिख लिया करो। ठीक है, जब दोबारा आप पढ़ने बैठोगे तो साइड में अपना कॉपी खुली रहे, जो भी चीज़ आपको समझ नहीं आ रही आपने लिखी रखी होगी तो उसे दोबारा रिवाइज़ करते जाओ। इससे क्या होगा, जब ये बेसिक चीज़ें आपकी क्लियर रहेंगी ना तो आपको पढ़ने में मज़ा आएगा। जब ये चीज़ें रह जाती हैं ना तो पढ़ने में मज़ा नहीं आता। ठीक है, तो ये बेसिक चीज़ों की एक अलग से कॉपी बना लो। कितनी ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल की कितने 12 आपकी वो हो जाएंगे, 12 नोट्स हो जाएंगे तो एक कॉपी में आ जाएंगे आपके ये शॉर्ट फॉर्म सारी। ठीक है, जो भी समझना है अलग से लिखो, उसे अलग से बना लो। बेसिक क्लियर होंगे, अच्छा पढ़ने में मज़ा आएगा, रिवाइज़ में भी मज़ा आएगा। ठीक है, तो 1 साल बाद जब भी आप एग्ज़ाम दोगे तो आप इजीली इसे पढ़ते हुए चले जाओगे। ठीक है, रिवाइज़ करोगे फटाफट हो जाएगा। ठीक है, हेक्टेयर से अधिक जम्मू कश्मीर में केसर की खेती, जम्मू कश्मीर में जो पैम्पोर सिटी है वहाँ पे, वहाँ का जो केसर है वो काफ़ी फेमस है। ठीक है, वहाँ पे 3500 हेक्टेयर से अधिक भूमि का कायाकल्प किया जा रहा है। ठीक है, पर्यटन और कनेक्टिविटी को आगे बढ़ावा देने के लिए जम्मू कश्मीर में 11 और लद्दाख में 2 जो है विमान पत्तनों पर उड़ान योजना वो थी ना, आई थी जो है 1 घंटे में 2500 रुपये में 1 घंटा। उसका डायलॉग भी था कुछ, उड़े देश का आम नागरिक, ऐसा था कुछ। ठीक है, सुना था मैंने, उड़े देश का आम नागरिक, एक घंटे के 2500 रुपये। ठीक है, तो ये उड़ान योजना वहाँ पे भी लागू हो रही है, जिसके अंतर्गत जो है विमान पतन बन रहे हैं वहाँ पे, 2 लद्दाख में और 11 कश्मीर में। 2 एम्स अस्पताल बन रहे हैं, 5 नए चिकित्सा महाविद्यालय। ठीक है, मेडिकल यूनिवर्सिटी बन रही है, स्थापित करने के साथ स्वास्थ्य क्षेत्र में परिवर्तन किया जा रहा है। अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति में 262% की वृद्धि। ठीक है, तो काफ़ी
जो है छात्रवृत्ति काफ़ी ज़्यादा दी गई है। संघ शासित प्रदेश घोषित किए जाने के उपरांत जब से जो है ये यूटी बने हैं, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में प्रशासन में क्या क्या परिवर्तन आया है। विभिन्न विभागों में संरचनात्मक सुधार किए गए हैं, साथ ही परस्पर अतिव्यापन करने वाले कार्यों का विलय किया गया है। अतिव्यापन करने वाले कार्यों का विलय किया गया है या आकार घटा दिया गया है। जैसे वित्त और योजना विभाग में वित्त पोषण स्रोतों की द्वैता मतलब दो दो जगह से कहीं पे अगर जो है वो आ रहा है, पैसा आ रहा है, तो उसका उन्मूलन मतलब उसे हटाना। इसका परिणाम वित्तीय अनुशासन हुआ, जिसकी वजह से व्यय पर नियंत्रण के रूप में सामने आया। ठीक है, कहीं एक ही डिपार्टमेंट है, वहाँ पे जो वित्त पोषण हो रहा है वो दो दो से हो रहा है, उसका उन्मूलन किया गया। इससे जो है वित्तीय अनुशासन आया और व्यय पर नियंत्रण के रूप में सामने आया। जम्मू कश्मीर में सरकारी कर्मचारियों को अब 7th पे कमीशन था वो भी लागू हो गया। ठीक है ना, तो काफ़ी बेनिफिट हुआ है उसकी वजह, मतलब ये हटने के बाद भी जो पूरे देश में एक जम्मू कश्मीर में जो स्कीम जो अब लागू की गई है उसकी वजह से। विभिन्न सरकारी विभागों में भर्ती के लिए सभी स्तरों तथा जम्मू कश्मीर में 10,000 से अधिक रिक्तियों की पहचान की गई है। हालांकि संघ शासित प्रदेश लद्दाख को अभी भी श्रम बल की लेबर फोर्स वहाँ पे अभी भी कम है। ठीक है, सरकारी विभाग विशेषकर उच्च स्तर पर रिक्तियाँ सार्वजनिक सेवा प्रदायगी पर प्रतिकूल नेगेटिव इफेक्ट पड़ रहा है। उसकी वजह उच्च पद की रिक्तियाँ थी उस पर नेगेटिव इफेक्ट पड़ रहा है। ठीक है, अब ये देखते हैं 35A जो हटा है, निरस्त किए जाने के पश्चात अधिवास कानून देखते हैं वहाँ पे, मतलब रहने के लिए जो कानून था वो अब क्या कहता है। संसद ने जम्मू कश्मीर के आदिवासियों को उन लोगों के रूप में पुनर्परिभाषित किया। आदिवासियों को दोबारा से परिभाषित किया गया इस प्रदेश में जो भी 15 साल से रह रहा है। ठीक है, 15 साल से रह रहा हो या जिन्होंने जम्मू कश्मीर में पंजीकृत शैक्षिक संस्थान में 7 वर्ष की अवधि तक अध्ययन किया हो, मतलब पढ़ाई की हो 7 वर्ष तक या 15 वर्ष से रह रहा हो। ठीक है, या फिर 10वीं 12वीं वहाँ से करी हो, सिंपल सा, तो वो वहाँ का नागरिक माना जाएगा। आदिवासियों में अब केंद्र सरकार के सहायता प्राप्त संगठनों, जो अधिवास में कौन कौन आएगा, केंद्र सरकार या फिर उससे सहायता सेल्फ हेल्प ग्रुप जो आएंगे, जो PSU पब्लिक सेक्टर यूनिट्स, पब्लिक अंडरटेकिंग, PSU वो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग मतलब जो होते हैं ना, जैसे कि जिसमें आधे से ज़्यादा गवर्नमेंट पे करती है, कि मतलब मान लो अगर एक PSU खोलने में 100 रुपये लगते हैं, ठीक है, तो उसमें से 50% से ज़्यादा मतलब जो गवर्नमेंट होगी वो 51 या फिर उससे ज़्यादा पे करेगी, और जो प्राइवेट सेक्टर होगा वो 49 या फिर उससे कम पे करेगा, तो वो PSUs होते हैं। ठीक है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग इन इंडिया के उन कर्मचारियों के बच्चे भी सम्मिलित होंगे जो 10 वर्ष की अवधि तक जम्मू कश्मीर में सेवारत, जिन्होंने 10 साल तक वहाँ पर काम किया है, वो भी वहाँ के निवासी माने जाएंगे। ठीक है, अधिवासियों में आ जाएंगे। जम्मू कश्मीर में 4 लाख से अधिक लोगों को नए अधिवास प्रमाण पत्र जारी किए गए हैं। अभी 1 साल में पिछले 4 लाख से अधिक लोगों को अधिवास मतलब वहाँ के अब स्थायी हो गए, निवासी हो गए वो। ठीक है, अधिवास कानून में संशोधन, अभिप्रेत लाभ। ठीक है, तो उसके जो अभिप्रेत लाभ होंगे अभिप्रेत मतलब जो चाहते हैं जो लाभ। ठीक है, जो लाभ वो डिज़ायर, अभिप्रेत का मतलब डिज़ायर, वांट, चाहना। ठीक है, तो अब यह कानून उद्योगों और बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लिए उत्प्रेरक वो होता है ना, साइंस में आपने 10 पढ़ा होगा, कैटलिस्ट या उत्प्रेरक मतलब किसी भी रिएक्शन को बढ़ा देता है। तो जो ये कानून जो निरस्त हुआ 35 से, वो क्या है, अब उत्प्रेरक की तरह काम करेगा, क्योंकि वहाँ पे आप ज़मीन खरीद सकते हो तो इजीली जो है कंपनियाँ अब अट्रैक्ट होंगी। ठीक है, उद्योग लग सकते हैं आसानी से। भूमि की खरीद में सुगमता से राज्य में और अधिक निवेश आकर्षित होगा। ठीक है, इजीली भूमि खरीद सकते हो तो भाई निवेश भी आकर्षित होगा, जिससे जम्मू कश्मीर की आर्थिक संरचना को बढ़ावा मिलेगा। आर्थिक संरचना इकोनॉमिकली अगर भाई फैक्ट्री लगेगी वहाँ पे, है ना, तो रोज़गार उत्पन्न होगा, तो आर्थिक संरचना अपने आप इंक्रीज़ हो जाएगी। जम्मू कश्मीर में नियुक्त केंद्र सरकार के कर्मचारी अब शेष भारत की भांति ही लाभ उठा सकते हैं, है ना। कोई भी गवर्नमेंट ऑफिसर है, पहले क्या होता था कि वहाँ पे जॉब कर रहा है पर उसे पता है कि यहाँ पे जो है वो ज़मीन नहीं खरीद सकता, तो उसे पता है वहाँ पे वो परमानेंट तो कभी हो ही नहीं सकता, तो उनको क्या होता था फटाफट कि यहाँ से जॉब करो चले जाओ, है ना। पर अब वहाँ पे वो आराम से रह सकते हैं, लाभ उठा सकते हैं, है ना। व्यावसायिक महाविद्यालयों में प्रवेश के लिए स्थानीय अधिवास, जो ये था ना स्थानीय अधिवास होना चाहिए कि वरीयता होती थी, वो भी अब हट गया, क्योंकि स्थानीय निवास कोई भी हो सकता है, बाहर से जो आके जॉब कर रहे हैं उनके बच्चे भी ईजिली वहाँ की ज़मीन जो है परचेज कर सकते हैं। उनके बच्चे
के लिए छात्रवृत्ति जैसे लाभ होंगे। यह केंद्र सरकार के कर्मचारियों को दीर्घ कार्यकाल वो ज़्यादा टाइम तक वहाँ पे आप जॉब करेंगे, परमानेंट रह भी सकते क्योंकि, है ना, के लिए प्रोत्साहित करेगा, जिससे जम्मू कश्मीर की प्रशासनिक संरचना सुदृढ़ होगी। ठीक है। नए अधिवास कानून के अंतर्गत सामाजिक संरचना का एकीकरण। नए अधिवास कानून के अंतर्गत सामाजिक संरचना भी, क्योंकि जैसे कि पश्चिमी पाकिस्तान शरणार्थी जो थे, या जम्मू कश्मीर में बाल्मीकि समुदाय जो माइनॉरिटीज़ हैंगी, अन्य प्रवासी जैसे हाशिए पर जो बिल्कुल किनारे पर खड़े हुए लोग हैं, जिनकी जनसंख्या काफ़ी कम है, रहने वाले वर्गों को आदिवासियों का दर्जा प्राप्त हो जाएगा, है ना। इससे वे राज्य प्रशासन में रोजगार के विधिक अवसर प्राप्त कर सकेंगे, विविध अवसर प्राप्त कर सकेंगे, है ना। क्योंकि वहाँ पे जो है ये था ना, हमने पढ़ा था, जो वहाँ के परमानेंट रहने वाले होंगे उनको स्थानीय अधिवास की वरीयता, है ना। तो इसमें अब बच्चे भी बड़े भी जो भी होंगे इसके लाभ आराम से उठा पाएंगे, क्योंकि वो स्थानीय निवास अब वहाँ का ले सकते हैं। कुछ वर्ग द्वारा अधिवास कानून में परिवर्तन को क्षेत्र की जनसांख्यिकी संरचना में परिवर्तन के साधन, मतलब जनसांख्यिकी संरचना में परिवर्तन भी आएगा, है ना। वहाँ के जो है, जो मेजोरिटी में लोग थे अब उनमें माइनॉरिटी वाले भी शामिल होंगे, तो जनसांख्यिकी अपने आप ही परिवर्तन आएगा। जम्मू कश्मीर क्षेत्र में हिंसक विरोध प्रदर्शन रोकने और शांति बनाए रखने के लिए कदम उठाए गए। क्या क्या कदम उठाए गए? मतलब जब इसको 370 को हटाया गया तो उसके बाद जो वहाँ पे हुआ उसको रोकने के लिए क्या क्या कदम उठाए गए? कर्फ्यू में विस्तार किया गया, कुछ क्षेत्रों के लगे कर्फ्यू में विस्तार किया गया। जो राजनीतिक बंदियों की निरंतर नज़रबंदी जारी रखी गई, है ना। जो बड़े बड़े राजनीतिज्ञ थे वो अभी तक जो है उनको घर में ही मतलब बंद कर रखा था, एक तरह से अरेस्ट कर रखा था, क्योंकि वो बाहर आके हेट स्पीच देते, और जो जो कुछ परसेंट लोग जो उन तक नहीं पहुंच पा रहे, जो दिमाग से थोड़े से हैं, वो ईज़िली उनको ईज़िली फॉलो कर लेते हैं ना, तो उनको कुछ मिल नहीं पा रहा था, तो वो रोज़गार की तरफ आकर्षित होंगे या और किसी चीज़ की तरफ आकर्षित होंगे, है ना। तो उससे जो है उसमें कमी आई, पर अब अगर वो बाहर आके दोबारा से उनको लगाते हैं काम पे तो फिर से वही हाल हो जाएगा ना। इसकी वजह से उन्हें बंद कर रखा था। टेलीफोन लाइन, मोबाइल संचार, इंटरनेट सेवाओं को आरंभ में बंद कर दिया गया, शुरू में बंद कर दिया गया था। मीडिया और इनको भी वहाँ पे प्रतिबंध, मीडिया भी नहीं पहुँच पा रही थी। जम्मू कश्मीर में 4G इंटरनेट कनेक्टिविटी अभी पुनर्स्थापित नहीं हुई है। ठीक है, अभी भी पुनर्स्थापित 26 नंबर को कह रहे हैं कि हो जाएगी, बाकी देखो जब होती है। ठीक है। लॉकडाउन तथा संचार इंटरनेट प्रतिबंध जैसे कठोर सुरक्षा उपायों का प्रभाव, इनका प्रभाव क्या हुआ? रोजगार हानि। कश्मीर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के एक अनुमान के अनुसार अगस्त 2019 में कश्मीर के पर्यटन और हस्तशिल्प क्षेत्र में 1,44,500 रोजगार की हानि हुई, जो अधिकतर पर्यटकों से होने वाली आय पर निर्भर थे। चलो वैसे तो हानि हुई ही, पर उसके बाद कोविड आ गया तो ये हानि तो होनी थी, है ना। तो इसका कोई इतना वो नहीं है, हो गई, ठीक है। छात्रों पर अब देखो, स्कूल और कॉलेजों के बंद हुआ, हाई स्पीड इंटरनेट बंद हुआ, अनुपलब्धता से छात्रों को शिक्षा प्रभावित हुई। हाँ, ये कह सकते हैं हम कि शिक्षा प्रभावित हुई, क्योंकि कोविड तो मार्च में आया और वहाँ पे जो है अगस्त से ही चल रहा था, अगस्त से ही लॉकडाउन चल रहा था, तो शिक्षा पे कह सकते हैं हम। ठीक है। स्वास्थ्य क्षेत्र पर, चिकित्सा विशेष रूप से कोविड-19 महामारी के दौरान स्वास्थ्य सेवा में हो रहे नवीनतम विकास क्रमों से अनभिज्ञ हैं। ठीक है। राजनेताओं के लंबे समय तक नज़रबंदी ने न केवल उनके मताधिकारों तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अतिक्रमण करती है, बल्कि लोकतांत्रिक ढांचा के लिए भी खतरा है। हाँ, ठीक है। तो उनके मानवाधिकारों को भी जो है अतिक्रमण कर रही है, और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का भी, बल्कि लोकतांत्रिक ढांचे के लिए भी खतरा है। ये भी ठीक बात है। पर वहाँ पे पिछले 2 साल से, मतलब 2019 से पहले ही ऑलमोस्ट 2 साल से जो है राष्ट्रपति शासन ही चल रहा था। ठीक है। हालांकि जम्मू कश्मीर प्रशासन ने पहले ही सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम PSA के अंतर्गत हिरासत में 444 में से 300 लोगों को तो रिहा कर दिया था। राजनयिक और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम। पाकिस्तान ने कश्मीर में हुए इन परिवर्तनों को ऐसे मानवीय संकट के रूप में चित्रित किया जिससे इस क्षेत्र की स्थिरता को खतरा उत्पन्न हो गया। ठीक है। उन्होंने ऐसे मानवीय संकट दिखाया जिससे इस क्षेत्र की स्थिरता को खतरा उत्पन्न हो गया। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के स्थायी सदस्य और पाकिस्तान के सहयोगी के रूप में चीन ने कश्मीर पर अल्प सदस्य वार्ता का अनुरोध किया।
ठीक है, चाइना भी चाहता था कि एक अल्प सदस्य वार्ता हो यूएनएससी में। तुर्की और मलेशिया जैसे देशों ने संयुक्त राज्य महासभा में जम्मू कश्मीर घाटी में लगाए गए प्रतिबंधों की आलोचना की। ठीक है, तो इनकी भी आलोचना की गई। ठीक है, इतना तो चलता है, बिल्कुल ही आलोचना नहीं होगी तो भी सही नहीं है। जहाँ पाकिस्तान ने यूएनएससी परिचर्चा के माध्यम से कश्मीर मुद्दे का अंतर्राष्ट्रीयकरण करने का प्रयास किया, मतलब इंटरनेशनली वो चाहता था कि सभी देश इस मुद्दे को जो है हवा दे, पर ऐसा हुआ नहीं। कुछ देशों को छोड़ दें, तुर्की, मलेशिया, चाइना, है ना, तो बाकी किसी ने कुछ खास वो कहा नहीं। मैक्सिमम ने ये कहा कि ये इनका आंतरिक मामला है, हमें इसमें दखल नहीं देनी चाहिए। वहीं यह बैठक अत्यल्प सदस्यीय एवं अनौपचारिक थी और जिसका कोई विशेष परिणाम नहीं निकला। लगभग सभी देशों ने इस तथ्य को रेखांकित किया कि जम्मू कश्मीर द्विपक्षीय मुद्दा है। इसे परिषद के विशेष ध्यान एवं समय की आवश्यकता नहीं है। कश्मीर पर भारत की छवि वैश्विक मीडिया में कुछ सीमा तक प्रभावित हुई है, कुछ उस तक प्रभावित हुई, क्योंकि अभी तक पाकिस्तान को कश्मीर में आक्रमणकर्ता और इस क्षेत्र में अधिकांश समस्याओं की जड़ माना जाता रहा है। ठीक है, तो हाँ, कुछ परसेंट तो हुई है, पर ठीक है, इतना चलता है। अमेरिका, ब्रिटेन और अन्य यूरोपीय देशों में भी कुछ वर्गों द्वारा कश्मीर में मानवाधिकारों के उल्लंघन के संबंध में चिंता व्यक्त की गई है, पर खुलकर जो है किसी ने स्टेटमेंट नहीं दी, मतलब सामने आ गए, बस इंडिकेट किया कि हाँ, ये मानवीय अधिकारों पर अतिक्रमण है। ठीक है, इस विषय पर भारत सरकार की सक्रिय राजनीतिक संलग्नता के परिणामस्वरूप अधिकांश देश अनुच्छेद 370 का निरसन आंतरिक मामले के रूप में देखते हुए और भारत पाकिस्तान के मध्य कश्मीर मुद्दे के द्विपक्षीय समाधान की अपेक्षा करते हैं। ठीक है, निष्कर्ष क्या है? अब निष्कर्ष देख लेते हैं इसका एंड का। अनुच्छेद 370 के अंतर्गत जम्मू कश्मीर राज्य को प्रदान किए गए विशेष दर्जे के निरसन से ने शांति और प्रगति का एक महत्वाकांक्षी मार्ग प्रशस्त किया है, जिससे यह संपूर्ण क्षेत्र समावेशी विकास, पारदर्शी शासन एक नए युग में प्रवेश करेगा, है ना। राज्य को 2 संघ शासित प्रदेशों में विभाजन ने भी स्थानीय समुदाय में सार्वजनिक विमर्श में प्रतिभागिता की उत्तम भावना का समावेश किया है। यह घाटी सुरक्षा बलों और सिविल सेवाओं में सम्मिलित होने वाले और शिक्षा के खेल क्षेत्र में उत्कृष्ट प्राप्त करने वाले युवाओं के माध्यम से स्पष्ट दृष्टिगोचर हो रहा है। ठीक है, मतलब जो ये डिफरेंस है, ये इनकी वजह से, इन जो शिक्षा और खेल में जो उत्कृष्ट करने वाले हैं, उन्होंने इसको स्पष्ट जो है दृष्टिगोचर कर दिया है। विकेंद्रीकृत स्थानीय निकाय का विकास, युवाओं में विश्वास बहाली के उपाय और चरणबद्ध तरीके से इंटरनेट सेवाओं की पुनर्स्थापना हो से क्षेत्र के प्रतिभागितापूर्ण सामाजिक आर्थिक विकास में आगे और सहायता मिल सकती है। ठीक है, तो पहला जो वो था वो ख़त्म हो गया। अब सेकंड है न्यायालय की अवमानना। न्यायालय की अवमानना, इसमें जो है प्रशांत भूषण ने जो है सीजीआई पर एक बार पहले ये वाला पेज देख लेना। ठीक है, प्रशांत भूषण ने अपने पहले ट्वीट में लिखा था कि जब भावी इतिहासकार देखेंगे कि पिछले 6 साल में बिना किसी औपचारिक इमरजेंसी के भारत के लोकतंत्र को ख़त्म किया जा चुका है, वे इस विनाश में सुप्रीम कोर्ट की भागीदारी पर सवाल उठाएंगे और मुख्य न्यायाधीश की भूमिका को लेकर सवाल पूछेंगे। ठीक है, उन्होंने एक ये पर्सनल कमेंट किया, पर्सनल क्या मतलब पोस्ट पे, उनकी जो सीजीआई की पोस्ट होती है उन पे कमेंट कर दिया। और सेकंड उन्होंने कहा था 28 जून को चीफ जस्टिस बोबड़े की एक तस्वीर सामने आई, इसमें वे एक महंगी बाइक पर बैठे नजर आ रहे हैं। बाइक के बेहद शौकीन जस्टिस बोबड़े अपने गृह नगर नागपुर में एक सार्वजनिक कार्यक्रम के दौरान वहां खड़ी एक महंगी बाइक पर बहुत थोड़े समय के लिए बैठे थे। इस पर जो है उन्होंने कहा, प्रशांत भूषण ने टिप्पणी की कि चीफ जस्टिस ने सुप्रीम कोर्ट को आम लोगों के लिए बंद कर दिया और खुद बीजेपी नेता की 50 लाख रुपए की बाइक पर बैठे हुए हैं। मतलब उन्होंने, प्रशांत भूषण ने जो है जो पर्सनल वो भी किया कमेंट, उनकी पोस्ट पे भी कमेंट कर दिया, दोनों। तो इसे जो है न्यायालय का अपमान के रूप में देखा गया। ठीक है, अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि न्यायालय का अपमान का होता क्या है एग्जैक्ट, और कहाँ कहाँ से हमने जो है इसको डिफ़ाइन किया है। तो बाद में सुप्रीम कोर्ट ने हालांकि उनके ऊपर फ़ाइन भी लगाया 1 रुपये का। ठीक है, बस ये दिखाने के लिए कि ऐसा ना हो दोबारा। ठीक है, उच्चतम न्यायालय ने भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश को लक्षित करते हुए सोशल मीडिया पर टिप्पणी के संदर्भ में अधिवक्ता कार्यकर्ता प्रशांत भूषण को न्यायालय के अवमान का दोषी माना है। थोड़ा जल्दी करना पड़ेगा, काफ़ी
टाइम लग रहा है इसमें, ठीक है। तो अवमान का तात्पर्य किसी न्यायालय की गरिमा या प्राधिकार के प्रति अनादर प्रकट करना है। न्यायालय की गरिमा या उसके प्राधिकार, ठीक है। प्राधिकार का मतलब होता है आदेश देने का अधिकार जो होता है, उसके प्रति अनादर प्रकट करना है। इस प्रावधान का औचित्य जो है इसका यह है कि न्यायालय को ऐसे सुनियोजित हमलों से संरक्षण प्रदान करना, मतलब जो सुप्रीम कोर्ट को जो ये पावर दी गई है वो इसलिए दी गई है ताकि ऐसे सुनियोजित हमलों से संरक्षण प्रदान करना जो उसके प्राधिकार को कम करे, ठीक है। आदेश देने के अधिकार को जो कम करे उसको जो है संरक्षण प्रदान करता है। अपने सार्वजनिक छवि को कलंकित करता है, उसकी सार्वजनिक छवि को कलंकित करता है तथा जिनसे न्यायालय की निष्पक्षता में जनता के विश्वास का लोप हो जाता है, ठीक है। अनुच्छेद 261 में क्या कहा गया है? निर्दिष्ट किया गया कि भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र, मतलब राज्य क्षेत्र में जो भी होगा, जो संघ का होगा, प्रत्येक राज्य के सार्वजनिक कार्य अभिलेख जो सुप्रीम कोर्ट जो वो देता है, निर्णय देता है या न्यायिक कार्यवाही है, को पूरा विश्वास और पूरी मान्यता दी जाएगी, उसे कोई भी कलंकित नहीं कर सकता। अवमान के संबंध में संवैधानिक उपबंध। संवैधानिक उपबंध क्या है कि जो है 19 का 2 है, वाक स्वतंत्र है और अभिव्यक्ति स्वतंत्र है, उस पर युक्तियुक्त निर्बंधन जो है में से मतलब सुप्रीम कोर्ट उस पर युक्तियुक्त निर्बंधन लगा सकता है। संविधान के अनुच्छेद 129 में भी उपबंध किया गया है कि सुप्रीम कोर्ट जो है अपने अवमान के लिए दंड देने की शक्ति होगी, दंड दे सकता है। अनुच्छेद 215 में उपबंध किया गया कि उच्च न्यायालय को भी, मतलब 129 सुप्रीम कोर्ट दंड दे सकता है, 215 हाई कोर्ट जो है दंड दे सकता है। प्रत्येक उच्च न्यायालय को अपने अधीनस्थ न्यायालयों के अवमान के लिए संबंध में वही अधिकारिता होगी। जो हाई कोर्ट है वो अधीनस्थ न्यायालय को वही अधिकारिता देता है जो उसे प्राप्त है, ठीक है। जो उसको खुद को प्राप्त है वही अधीनस्थ न्यायालय को देता है। शक्ति अपराधिकार प्राप्त होंगे और वह उसी प्रक्रिया और पद्धति के अनुसार उसका प्रयोग करेगा जैसे वह स्वयं अवमान के संबंध में प्राप्त और जिसके अनुसार वह उसका प्रयोग करता है, ठीक है। अब 142 का 2, 143 था ना एक, जो सुप्रीम कोर्ट जो राष्ट्रपति होता है वो सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है, किसी भी विचार विमर्श कर सकते हैं किसी भी मुद्दे पर, ठीक है। तो ऐसे रिलेट करके याद करोगे तो शायद थोड़ा वो जल्दी हो जाएगा। जल्दी क्या मतलब दिमाग में रहेगा कि 142 का 2 क्या है? इस अनुच्छेद में खंड 1 में उल्लिखित प्रावधानों के निमित्त बनाई गई किसी विधि के उपबंध के अधीन रहते हुए उच्चतम न्यायालय को भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र के बारे में किसी व्यक्ति को हाजिर कर सकता है। वो सुप्रीम कोर्ट जो है किसी भी व्यक्ति को हाजिर कर सकता है, दस्तावेज मंगवा सकता है, प्रकटीकरण कर सकता है, पेश करवाने अथवा किसी अवमान का अन्वेषण, ठीक है। अन्वेषण का मतलब होता है सर्च, मतलब खोजबीन करना किसी चीज़ की, ठीक है, या दंड देने के लिए प्रयोजन के कोई आदेश करने की समस्त और प्रत्येक शक्ति होगी, ठीक है। तो ये सुप्रीम कोर्ट की पावर के लिए आएगा 142 का 2। किसी को भी मंगवा लेगा, किसी को भी दस्तावेज मंगवा सकता है, ठीक है। किसी भी अवमान का जो है अन्वेषण मतलब सर्च करवा सकता है, ठीक है। उसके बाद ये जो है अधिनियम था न्यायालय अवमान अधिनियम 1971 अवमान को परिभाषित करता है, अवमान को परिभाषित करता है, ठीक है। ये 1971 में पास किया गया। संविधान में न्यायालय के अवमान को परिभाषित नहीं किया गया है, ठीक है। ये बाद में जब मामले आते गए तो उसके बाद इन्हें परिभाषित होता चला गया अपने आप ही, ठीक है। यह अवमान को सिविल और आपराधिक दो तरह के कानूनों में से वो कर देता है, डिफाइन कर देता है। सिविल क्या होता है? न्यायालय के आदेश की जानबूझकर अवज्ञा हो। आपराधिक अवमान दूसरा होता है, ठीक है। ये किसी भी बात का प्रकाशन अथवा किसी अन्य ऐसे कार्य का करना अभिप्रेत है, ठीक है। तो इसके बारे में देखेंगे हम कि इसको कैसे आपराधिक अवमान को डिफाइन किया गया है, ये नेक्स्ट पेज पे देखेंगे। जो किसी न्यायालय को कलंकित करता हो, ये उसमें आता है आपराधिक अवमान में। किसी भी न्यायालय को अगर कलंकित करता है, जिसकी प्रवृत्ति उसे कलंकित करने की थी अथवा जो उसे प्राधिकार को अवनत मतलब कम करना करता है, जिसकी प्रवृत्ति उसे अवनत करने की हो, ठीक है। उसके डिसीजन को कलंकित कर रहा हो या उसके डिसीजन को जो है कम करने की जो उसकी प्रवृत्ति हो, तो वो आपराधिक उसमें आता है, ठीक है। सेकंड है जो किसी न्यायिक कार्यवाही के सम्यक अनुक्रम पर प्रतिकूल प्रभाव डालता हो। नेगेटिव इफेक्ट, प्रतिकूल प्रभाव मतलब मान लीजिए कोई कार्यवाही हो रही है न्यायालय में, उसकी जो सम्यक मतलब क्रोनोलॉजिकल जो अनुक्रम है, मतलब एक के बाद एक जैसे बोलते हैं ना वो क्रोनोलॉजिकल, वो सम्यक, ठीक है, उस पर नेगेटिव इफेक्ट डाले, उसमें हस्तक्षेप कर दे, जिसकी प्रवृत्ति उसमें हस्तक्षेप करने की हो, उसकी प्रवृत्ति ऐसी हो कि वो उसमें हस्तक्षेप कर रहा है, ठीक है।
तो वो भी आपराधिक अवमान में आ जाएगा। ठीक है, सिविल तो है कि जानबूझकर ऐसा किया गया, आपराधिक में ये आ जाते हैं। ठीक है, कलंकित करने की या फिर उसकी जो है हस्तक्षेप कर रहा हो न्यायिक कार्रवाई में। और तीसरा क्या है, जो न्याय प्रशासन में किसी अन्य रीति से हस्तक्षेप करता है या जिसकी प्रवृत्ति उसमें हस्तक्षेप करने की अथवा जो उसमें बाधा डालता हो, प्रवृत्ति उसमें बाधा डालने की हो। ठीक है, न्यायिक कार्रवाई में अगर जैसे कि अब प्रशांत भूषण ने सीजीआई के मतलब पिछले जो डिसीजंस हैं उनको ऊपर ही डायरेक्ट उंगली उठा दी, है ना, एक पर्सनल भी उनमें कमेंट कर दिया, तो उसमें न्यायिक अवमान में आ जाता है। ठीक है, तो इसका दंड क्या होगा? न्यायिक अवमान अधिनियम 1971 के दंड क्या होता है? या तो 6 महीने का कारावास या फिर 2000 रुपये, या दोनों भी हो सकता है। परंतु अगर वो माफ़ी मांग लेता है, ठीक है, जिसने ये किया है, अभियुक्त को अनुमोदित किया जा सकता है, पर ये उसके जो है विवेकाधिकार पे होता है। सुप्रीम कोर्ट जो सीजीआई होता है, जैसे ऐसे बोबड़े साहब इस टाइम, अधिनिर्णित दंड का परिहार किया जा सकेगा। प्रतिबंध की अवधि, जो प्रतिबंध होगा वो कितना होगा? मतलब 1 वर्ष के बाद जो है किसी अन्य रूप में अवमान की कार्यवाही नहीं करेगा। ठीक है, दूसरे 1 साल बाद मान लीजिए मैंने आज सीजीआई पे जो है वो करा, अवमान करा, तो वो 1 साल बाद जो है उस पर कार्रवाई नहीं कर सकते। उनके पास टाइम पीरियड होगा, वो 1 साल तक मेरे ऊपर कार्रवाई कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद भारत में न्यायालय के अवमान को निर्धारित करने वाले न्यायिक निर्णय। अब ये कुछ निर्णय है जिसके बेसिस पे इसकी डेफिनेशन तैयार की गई है। ठीक है, न्याय प्रशासन में हस्तक्षेप। ब्रह्म प्रकाश शर्मा बनाम उत्तर प्रदेश राज्यवाद में उच्चतम न्यायालय ने यह माना कि न्यायालय की अवमान संबंधी आपराधिक घोषित निर्धारित करने के लिए यह विशेष रूप से सिद्ध करना आवश्यक नहीं है। ये सिद्ध करना आवश्यक नहीं है कि न्याय प्रशासन में कोई प्रत्यक्ष हस्तक्षेप हुआ है। ठीक है, अगर कोई इनडायरेक्ट हस्तक्षेप भी कर रहा है तो भी वो न्यायिक अवमान होगा। न्यायालय ने निर्दिष्ट किया है कि यदि निंदात्मक कोई भी वक्तव्य है, जैसे अभी जो प्रशांत भूषण दिया वो निंदात्मक ही था, है ना, किसी भी प्रकार के से न्याय के उचित प्रशासन में हस्तक्षेप उत्पन्न होने की संभावना हो, निंदात्मक वक्तव्य प्रशासन में हस्तक्षेप उत्पन्न करता हो, तो अवमान को निर्धारित करने के लिए यह आधार पर्याप्त होगा। इतना बेस बहुत है। ठीक है, और न्यायालय को कलंकित करना, जैसे पीएन दुआ बनाम शिवशंकर और अन्य वाद में उच्चतम न्यायालय ने यह माना कि केवल न्यायालय की आलोचना के आधार पर न्यायालय के अवमान का दोषी घोषित नहीं किया जा सकता। ये नहीं कि न्यायालय की अवमान हुई तो वो घोषित नहीं किया जा सकता, दोषी है। ठीक है, उसके लिए आगे भी देखा जाए, आगे भी फर्दर प्रोसीजर होगा। भरतनाथ मिश्र बनाम उड़ीसा उच्च न्यायालय के पंजीयक वाद में न्यायालय ने कहा कि अवमान के मामले में न्यायालय का यह स्पष्ट करना होगा कि क्या अपमान न्यायाधीश के रूप में न्यायाधीश का किया गया है ना, मतलब या तो उनकी पोस्ट का किया गया हो या किसी पे पर्सनल कमेंट किया गया हो। ये 2 अलग अलग तरह के होते हैं ना। अगर पोस्ट का किया गया तो वो न्याय के अवमान में आ जाएगा, और पर्सनल किया गया तो वो उसके फिर निजी विशेषाधिकार पर छोड़ दिया जाएगा। जैसे अभी प्रशांत भूषण पर 1 रुपये का फाइन लगा, तो ये उनका स्वयं का वो था, निजी विशेषाधिकार था। उन्होंने 1 रुपये का फाइन लगाया बस ये दिखाने के लिए कि हाँ दोबारा ऐसा ना करे कोई, है ना। इससे बड़ा भी लग सकता है, फाइन भी लग सकता है, कुछ भी हो सकता है, वो उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि क्या अवमान की गई है। न्यायालय अवमान को प्रतिबद्धता का अधिकार नहीं है। न्यायालय को अवमान के लिए प्रतिबद्धता, मतलब ये जरूरी प्रतिबद्धता नहीं है कि वो जो है एक्शन लिया ही जाएगा। ठीक है, पर्सनल उस पर कमेंट पे। न्याय की सामान्य प्रक्रिया में हस्तक्षेप। प्रीतम लाल बनाम मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि न्यायालयों की कार्यवाही को हस्तक्षेप से बचाए रखने और न्यायिक प्रक्रिया को निर्बाध एवं अपनी गरिमा को बचाए रखने के लिए अवमान करने वाली को दंडित करना कर्तव्य बन जाता है ना। यहाँ पे जो है कर्तव्य बन जाता है न्यायिक प्रक्रिया को निर्बाध और अपनी गरिमा को बचाए रखने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो है कर्तव्य बन जाता है। न्याय अवमान के अपवाद। कुछ अपमान भी है, अगर कोई निष्पक्ष और सटीक रिपोर्टिंग कर रहा हो, गुण दोषों पर की गई निष्पक्ष आलोचना हो। ठीक है, ये एक्सेप्शन है। अगर आप किसी की साइड नहीं ले रहे हैं, डायरेक्ट आप कोई रिपोर्टिंग कर रहे हैं, मीडिया कर्मी है, निष्पक्ष और सटीक कर रहा है। ठीक है, कोई आलोचना कर रहा है पर निष्पक्ष रह के कर रहा है। ठीक है, वो जब आप बताओगे तो मतलब बोलने के स्टाइल से पता चल जाएगा कि वो निष्पक्ष है या किसी की तरफ झुकी हुई है ना। जैसा जो प्रशांत भूषण ने डायरेक्ट ही उनकी वो कह दिया कि पिछले जब हिस्ट्री को देखा जाएगा तो ऐसा ऐसा होगा, तो ऐसे नहीं कह सकते आप। आलोचना करें पर ऐसी करें कि निष्पक्ष हो वो। ठीक है, यदि कोई प्रकाशन या अन्य कृति जो केवल न्यायाधीश की मानहानि से संबंधित है तो न्याय की प्रक्रिया में हस्तक्षेप करने के उद्देश्य से नहीं किया गया है ना, हस्तक्षेप नहीं कर रहा है वो,
कर तो रहा है आलोचना पर हस्तक्षेप नहीं कर रहा है, ठीक है, तो वो फिर इसे न्यायालय अवमान के रूप में नहीं माना जाएगा। वर्ष 2006 में इस अधिनियम में संशोधन किया गया था और सत्य को एक वैध प्रतिवाद के रूप में मान्यता दी। यह लोकहित में था और प्रमाणिक तरीके से इसका आह्वान किया जाएगा, ठीक है। अन्य लोकतांत्रिक देशों की अगर हम प्रक्रिया में देखें तो इंग्लैंड में जो है 1930 में इसे समाप्त कर दिया गया था, ठीक है। अवमानना की कार्यवाही के बाद इंग्लैंड में अवमानना कानून को समाप्त कर दिया गया था। ब्रिटिश न्यायाधीश लॉर्ड डेनिंग ने 1969 में कहा था कि अवमान के तहत दंडित करने का अधिकार प्राप्त है, लेकिन वे इसका उपयोग कभी नहीं करेंगे। उन्हें अधिकार प्राप्त है पर इसका यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि वहाँ पे जो लास्ट जो केस था वो 1930 में हुआ था, ठीक है। उसके अलावा वहाँ पे कोई केस नहीं आया उसके बाद से। इसका कारण यह है कि अवमान के मामले में न्यायाधीशों के कुछ व्यक्तिगत हित होते हैं, कई बार कुछ पर्सनल जो हित होते हैं। यह इस कानून सिद्धांत के विरुद्ध है कि आप स्वयं के मामले में न्यायाधीश नहीं हो सकते, ठीक है। ये कानूनी सिद्धांत है कि आप स्वयं के मामले में जो है न्यायाधीश नहीं हो सकते। लॉर्ड डेनिंग ने कहा, हम आलोचना से नहीं डरते, ना ही हम इसका बुरा मानते हैं। अब यूएसए की बात करें तो न्यायालय की अवमानना के बहाने अमेरिकी जनमत को दबाया नहीं जा सकता, ठीक है। इसके बजाय उन्होंने यह तक दिया कि यदि न्यायालय के संबंध में खुले परिचर्चाओं को इसके कर्तव्य के संरक्षण के बहाने प्रतिबंधित किया जाता है तो न्यायालय की गरिमा बाधित होगी और उसके सम्मान में कमी आएगी, ठीक है। तो एक तरह से वहाँ पे भी इसे समाप्ति माना गया, ठीक है। तो उसके बाद कनाडा में 1987 में कोपिटो मामले में न्यायालय ने कहा कि जब तक न्यायिक व्यवस्था के समक्ष कोई खतरा ना हो, न्यायालय की स्वतंत्र रूप से आलोचना की जा सकती है। सिंपल, जब तक जो है न्यायिक व्यवस्था में कोई समक्ष खतरा ना हो उसकी आलोचना कर सकते हैं, ठीक है। न्यायालयी अवमानना संबंधी मुद्दे, ठीक है। न्यायालय का अवमान मुक्त भाषण पर सेंसर, ठीक है। आप भाषण दे रहे हो और उस पर भी कुछ युक्त प्रबंधन लगा सकते हैं। कौन से? लोकतांत्रिक सुधार प्रक्रिया, लोकतंत्र के विकास के लिए विचारों और सुझावों का रचनात्मक अंतर बहुत महत्वपूर्ण है। सुझावों का रचनात्मक अंतर, ठीक है। विकास के लिए विचारों और सुझावों का रचनात्मक अंतर बहुत महत्वपूर्ण है। आप विचार दे रहे हो या सुझाव दे रहे हो, उनका रचनात्मक अंतर बहुत महत्वपूर्ण है। यह अपनी राय व्यक्त करने की स्वतंत्रता को दबा दिया जाता है, तो इस बात की संभावना है कि कोई रचनात्मक बहस कम हो जाएगी। मतलब आप अगर ज़्यादा ही प्रतिबंध लगा दोगे तो क्या होगा, रचनात्मक बहस कम हो जाएगी। मतलब बोलने से पहले लोग ये सोचेंगे कि यार ये कहीं मैं अवमान ना कर रहा हूँ, है ना, तो बहुत लिमिट में हो जाएगा बोलना। तो इनके बीच का अंतर बहुत कम है। यह हमारे लोकतंत्र के लिए घातक होगा, ठीक है। तो हम ऐसे फ्री नहीं छोड़ सकते। यहाँ पे जो है वो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मामले लगातार आते ही रहते हैं न्यायालय की अवमानना के, दूसरे देशों में नहीं आते हैं। मतभेद का अधिकार, व्यक्तिगत राय का अर्थ यह नहीं है कि संस्था की आलोचना की गई। संविधान ने स्वयं मतभेद को अभिभावी होने की अनुमति दी है। वाक स्वतंत्रता को सेंसर करके न्यायपालिका यह संकेत देती हुई प्रतीत होती है कि उसकी संस्था अचूक है। मतलब अगर अब ऐसा कर देगी कि बैन लगा देगी बोलने पे, तो ये लगेगा कि उसकी संस्था जो है अचूक है और वे ही श्रेष्ठ है ना। तो कुछ आलोचना भी होनी चाहिए और कुछ प्रतिबंध भी होने चाहिए, दोनों ही इम्पोर्टेंट है। आत्मरक्षा प्रकृति, न्यायाधीश की अपनी छवि की रक्षा करने के लिए न्यायालय के अवमान को एक साधन के रूप में उपयोग किया गया है। कई बार व्यक्तिगत मतभेद की न्यायपालिका की अस्वीकृति माना जाता है, क्योंकि न्यायाधीश वही होते हैं जिन पर आरोप होता है, इसलिए हितों के टकराव से इनकार नहीं किया जा सकता। मतलब कई बार न्यायाधीश अपने ही मामले में जो है उसको जो है निर्णय देना होता है, तो ऐसे में जो है हितों का टकराव होने के भी चांसेस होते हैं। वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को सीमित प्रतिबंध करता है, ठीक है। वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को सीमित प्रतिबंध करता है। अवमान का कानून अभी भी न्यायालय और न्यायिक प्रशासन के महत्व को बनाए रखने की आवश्यकता और अलंघनीय मूल अधिकार, इनके बीच बेहतर संतुलन बनाए रखने हेतु प्रयासरत है ना। न्यायिक प्रशासन के महत्व को बनाए रखने मतलब उसके प्रशासन का महत्व भी बना रहे, और अलंघनीय मूल अधिकार, कुछ मूल अधिकार है बोलने के, जैसे 19 का 1 जो है ना, तो इनके बीच में
समन्वय बनाना मतलब बेहतर संतुलन बनाए रखने के लिए अभी भी वो प्रयासरत है। अस्पष्ट और व्यापक क्षेत्राधिकार। भारत में आपराधिक अवमान की परिभाषा अत्यधिक व्यापक है। इस प्रकार की कार्यवाही आरंभ करने के लिए न्यायालय की स्वतः संज्ञान की शक्ति के कारण इसे सरलता से लागू किया जा सकता है। ठीक है, तो क्या था, स्पष्ट और व्यापक क्षेत्राधिकार। इसका क्षेत्राधिकार काफ़ी व्यापक है। इस प्रकार की कार्यवाही आरंभ करने के लिए न्यायालय की स्वतः संज्ञान की शक्ति के कारण इसे सरलता से लागू किया जा सकता है ना। न्यायालय क्या होता है, जैसे अब यही प्रशांत भूषण वाला मामला था, तो स्वतः संज्ञान लेकर वो किसी भी मामले को अपने पास ले सकता है सुप्रीम कोर्ट। तो इसके लिए इसका क्षेत्राधिकार काफ़ी व्यापक है। किसी भी देश के किसी भी हिस्से में जो है मामला उठाओ, सुप्रीम कोर्ट चाहे तो उसे स्वतः संज्ञान से अपने पास लेके आ सकता है। प्राकृतिक न्याय के विरुद्ध। प्राकृतिक न्याय क्या था, अभी हमने पीछे पढ़ा था। प्राकृतिक न्याय का एक मूल सिद्धांत है, कोई भी स्वयं के मामले में न्यायाधीश नहीं हो सकता। हालांकि अवमान कानून न्यायपालिका को स्वयं के मामले में न्यायाधीश के रूप में कार्य करने का अवसर प्रदान करता है ना। जैसे अभी ये जो प्रशांत भूषण वाला मामला है, इसमें भी CGI ने खुद ही अपने मामले में जो है प्रधान हो गया, तो इसलिए इसका जो है क्षेत्र काफ़ी व्यापक है। नंदलाल बलवानी वाद में बलवानी ने कथित रूप से कोर्ट की ओर जूता उछाला था। उसी पीठ ने नंदलाल बलवानी को अवमानना का दोषी मानते हुए 4 महीने कारावास दिया था, है ना। पर्सनल वो हुआ, जूता उछाला तो उसे 4 महीने का कारावास दे दिया। तो इसके जो अधिकार क्षेत्र है वो काफ़ी व्यापक है। सीमित अपीलीय अधिकार। अपीलीय अधिकार सीमित है। वर्तमान संविधिक योजना के अनुसार आपराधिक अवमान हेतु दोषी ठहराए गए व्यक्ति को निर्णय के विरुद्ध पुनर्विचार याचिका दायर करने का अधिकार है। याचिका पर सामान्यतः अवमानकर्ता को सुने बिना, ठीक है, सुने बिना अदालत में निर्णय दे दिया जाता है कई बार। ठीक है, तो सीमित इसका अपीलीय अधिकार सीमित है। कार्यकारी व्यवस्था प्रभावी होती है। न्यायालय के आदेश का कभी कभी कार्यकारी को ब्लैकमेल करने के लिए उपयोग किया जाता है। कैसे? न्यायालय के अवमान का भय प्रशासन के संसाधनों जैसे सुरक्षा बलों का उपाय, लॉजिस्टिक आदि का अनुपयुक्त आवंटन की ओर प्रेरित करता है। कार्यकारी को, इसमें थोड़ा सा आप बस यही ध्यान रखना, कार्यकारी को ब्लैकमेल करने के लिए। ठीक है, तो नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय अभ्यास। अंतर्राष्ट्रीय अभ्यास क्या है? न्यायालय को कलंकित करने के लिए अपराध के तहत भारत में अभी भी दंडित किया जाता है, भले ही इसे अमेरिका, कनाडा, इंग्लैंड एक अपराध के रूप में समाप्त कर दिया गया हो, भारत में अभी भी ये है। आगे की रहा क्या है? भारतीय न्यायालय के अवमान कानूनों के अंतर्गत प्रदत्त न्यायालय शक्ति की प्रकृति विवेकाधीन है ना। पर्सनल उस पर विवेकाधीन है, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। इसका दुरुपयोग रोकने के लिए इसे और अधिक व्यवस्थित और सैद्धांतिक बनाया जाना चाहिए। न्यायालय अवमान अधिनियम 1971 की धारा 2C की 3 में उल्लेखित किसी अन्य तरीके से पद जो न्यायालय की आपराधिक अवमानना के न्यायालयों की विवेकाधीन शक्तियों का स्रोत है को हटा दिया जाना चाहिए। इसको हटा देना चाहिए, किसी अन्य तरीके से इसको हटा देना चाहिए। इस असीम शक्ति की रोकथाम करने के लिए कुछ विशिष्ट दिशा निर्देशों को शामिल किया जाना चाहिए, है ना। जो ये विवेकाधीन शक्ति वाला क्लॉज है, इसे हटा देना चाहिए, ये आगे की राह में बताया गया है। न्यायपालिका को 2 परस्पर विरोधी सिद्धांत अर्थात अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ये विरोधी है। एक तो बोल सकते हैं, निष्पक्ष और भयरहित न्याय के मध्य है। निष्पक्ष और भयरहित, अब बोल भी सकते हैं, और निष्पक्ष और भयरहित मतलब बोलेंगे, कुछ ज़्यादा बोल दे तो इधर चले जाएंगे, है ना, कम बोलेंगे तो फिर इसका ह्रास होगा। तो ये दोनों क्या है? परस्पर विरोधी वो है, आपस में सिद्धांत है। ठीक है, ठीक है, तो न्यायालय के अवमान हेतु दंडित करने की शक्ति का सदैव सावधानीपूर्वक, बुद्धिमत्तापूर्वक और जागरूकतापूर्वक प्रयोग किया जाना चाहिए। न्यायालय अवमान की शक्ति का दुरुपयोग रोकने के लिए स्वतंत्र पैनल का गठन किया जाना चाहिए। ठीक है, इस अधिनियम में आपराधिक मनोवृत्ति की अवधारणा को सम्मिलित किया जाना चाहिए। आपराधिक मनोवृत्ति ये क्या होती है, इसके बारे में आगे देखते हैं हम। आपराधिक मनोवृत्ति इरादतन अपराध या दोषी मानसिकता तत्वों को संदर्भित करने वाली एक कानूनी अवधारणा है। मतलब इरादतन, इरादा करके अपराध करना। आपराधिक परीक्षण में अपराध सिद्ध करने के लिए अपराधी की आपराधिक मनोवृत्ति को जाहिर या उजागर करना सामान्यतः आवश्यक होता है। ठीक है, कार्यवाही भारतीय साक्ष्य अधिनियम और दंड प्रक्रिया संहिता के अनुसार की जा सकती है। ठीक है, दंड प्रक्रिया संहिता ये होता है ना, CRPC। ठीक है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, क्रिमिनल प्रोसीजर
कोड, हाँ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। इसमें मतलब हम ये डिफाइन करते हैं कि जो है वो अपराधी दोषी है या नहीं है। एक आईपीसी होता है, इंडियन पीनल कोड, उसमें हम अपराधी को दोष भी करते हैं और सज़ा भी दे सकते हैं। इसमें क्या करते हैं, सिर्फ सिद्ध करते हैं, ठीक है, इसमें सिर्फ सिद्ध करते हैं कि वो अपराधी दोषी है या नहीं है। आईपीसी में हम जो है उसको सज़ा भी दे सकते हैं। जैसे वो बोलते नहीं कोर्ट में, ताजीरात हिंद दफ़ा जो फांसी के लिए 302 ऐसे बोल देते हैं, तो वो इसमें आती है कि सज़ा इसमें दे देते हैं, इसमें सज़ा नहीं देते हैं, ठीक है। तो ये दंड प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी, आईपीसी इंडियन पीनल कोड अवमानना के लिए दंड अपर्याप्त है, यह अप्रभावी है, विशेष रूप से अर्थदंड के संबंध में, साथ ही इसे न्याय प्रशासन में हस्तक्षेप से निपटने के लिए पर्याप्त रूप से बढ़ाया जाना चाहिए, ठीक है। ये देखिए, ये है क्या यह प्रावधान बनाए रखा जाना चाहिए या नहीं, इसके बारे में बताया गया। वर्ष 2018 में न्याय विभाग ने भारतीय विधि आयोग से न्यायालय अवमान अधिनियम 1971 के मूल्यांकन का वो जो है किया था, किससे, विधि आयोग से, ठीक है। जिसके पश्चात विधि आयोग ने एक विधि आयोग वो मतलब एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, ये भारत सरकार द्वारा बनाई गई है, जिसमें कहा गया कि इस अधिनियम में निम्नांकित कारणों से संशोधन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। किस कारण से इसमें संशोधन करने की आवश्यकता नहीं है, अवमान मामलों की अत्यधिक संख्या, अब संख्या ज़्यादा है ना, तो बार बार जो है इसको जैसे दूसरे देशों में है उसमें देखा ही नहीं जाता है ऐसे केसेस, इंडिया में देखे जा रहे हैं, तो भाई इसे हटा देंगे तो फिर प्रॉब्लम होगी। तो विभिन्न उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय में उच्च संख्या में लंबित सिविल और आपराधिक अवमान इस अधिनियम की निरंतर प्रासंगिकता को न्यायोचित ठहराती है। आयोग ने कहा कि अवमान की परिभाषा में संशोधन इस कानून के समग्र प्रभाव को कम कर सकती है और लोगों के मन में न्यायालयों और उनके प्राधिकार अधिकार देने की जो शक्ति है और कार्य प्रणाली के प्रति सम्मान को भी कम कर सकती है। इसलिए भाई ये चाहिए ना। अवमान की शक्ति का स्रोत, अवमान जो हो रहा है उसकी शक्ति का स्रोत क्या है, न्यायालय संविधान से अपनी अवमान शक्ति प्राप्त करते हैं, ठीक है, संविधान से प्राप्त करते हैं। इस अधिनियम में केवल अवमान के लिए जांच और दंड प्रक्रिया के संबंध में प्रक्रियाओं को रेखांकित किया गया, इसलिए अधिनियम से इस अपराध प्रावधान को हटाने से प्रवर न्यायालयों की अंतर्निहित संवैधानिक शक्तियों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, है ना। अगर इसे हटा देते हैं तो प्रवर न्यायालय जो है उन पर प्रभाव नहीं पड़ेगा, कोई किसी को भी अपने अवमान के लिए दंडित करने की जो शक्ति होती है प्रवर न्यायालयों पर प्रभाव नहीं पड़ेगा, जिसकी वजह से एक सेकंड रुको, ठीक है। तो अवमान की शक्ति का स्रोत इसमें क्या है, इसमें जो है जांच और दंड देने का अधिकार है। तो अगर इसमें इस प्रावधान को, अपराध प्रावधान को इसमें से हटा भी दिया जाए तो प्रवर न्यायालय पर कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अधीनस्थ न्यायालयों पर प्रभाव, अधीनस्थ न्यायालयों पर प्रभाव, जो अधीनस्थ न्यायालय होंगे, ठीक है। प्रवर न्यायालय होता है मतलब सुपीरियर जो कोर्ट होगा, जो बड़े लेवल के कोर्ट होते हैं ना, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट। अधीनस्थ न्यायालय जो उनके नीचे आते हैं। संविधान प्रवर न्यायालय को अपने अवमान के लिए दंडित करने की अनुमति प्रदान करता है, ठीक है। प्रवर न्यायालय को संविधान प्रदान करता है, सुप्रीम कोर्ट को अपनी शक्ति जो होती है दंड देने की। यह अधिनियम अतिरिक्त रूप से उच्च न्यायालयों को अधीनस्थ न्यायालयों के अवमान के लिए भी दंडित करने की अनुमति प्रदान करता है, ठीक है। उच्च न्यायालय को अधीनस्थ न्यायालय के अवमान की अनुमति प्रदान कर देता है। आयोग ने यह तक दिया कि यदि अवमान की परिभाषा संकुचित, अगर अवमान की परिभाषा जो है संकुचित या सीमित कर दिया जाए तो अधीनस्थ न्यायालयों की गरिमा को क्षति पहुंच सकती है, क्योंकि अपनी अवमान के मामले में से निपटने का उनके पास कोई उपचार नहीं है, ठीक है। अगर इनकी अवमान की जो, अगर इसको हम कम कर देंगे तो क्या होगा, इनकी शक्ति तो हाई कोर्ट में या हाई कोर्ट में होती है जो अधीनस्थ न्यायालय होते हैं, तो अगर इसकी उसको सीमित कर दिया जाएगा तो इनके ऊपर भी इसका असर, कोई उपचार नहीं होगा, मतलब इनके ऊपर भी इसका असर आएगा, ठीक है। तो अधीनस्थ न्यायालयों के लिए उसे जो है कम नहीं किया जाना चाहिए। पुनः टिप्पणी दी कि अधिनियम की न्यायिक समीक्षा की जाती रही है, इसलिए इसमें संशोधन करने का कोई औचित्य नहीं है।
ठीक है। न्यायिक शक्तियों की सीमित करना, इन शक्तियों को सीमित करना। इस अधिनियम का प्रदर्शन प्रक्रियाओं के निर्धारण से बेहतर रहा है तथा अवमान शक्तियों के उपयोग संबंधी न्यायालयों के असीम प्राधिकार को भी प्रतिबंधित करता है। अतः अवमान की परिभाषा में संशोधन से अस्पष्टता स्थिति को बढ़ावा मिलेगा। तो कुल मिलाकर जो है इसको सीमित नहीं किया जाना चाहिए। इसका निष्कर्ष क्या निकलता है एंड में? रचनात्मक और औचित्यपूर्ण आलोचना, दुर्भावनापूर्ण वक्तव्य के मध्य अंतर करना आवश्यक है ना। जो दुर्भावनापूर्ण अगर कोई कर रहा है और औचित्यपूर्ण आलोचना करना। अवमान की आवश्यकता का भी मूल्यांकन किया जाना चाहिए। अवमान की क्या आवश्यकता है, इसका भी मूल्यांकन किया जाना चाहिए। यह प्रश्न उठाना चाहिए कि क्या अवमानकारी टिप्पणी वास्तव में न्यायालयी कामकाज को बाधित करती है और औचित्यपूर्ण असहमति को कुचलने के लिए एक साधन के रूप में इसका उपयोग नहीं करने देना चाहिए। ठीक है, तो ये अवमान का हो गया। अब ओबीसी का जो सब कैटेगराइज कर रहे हैं उसके बारे में देखेंगे। तो